एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मैनी। देखिए, इन्वायरमेंट के बारे में जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने देखा कि किस प्रकार इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ट्रीटीज साइन हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी बहुत से स्टेप्स उठाए गए हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। लेकिन इसके अलावा लोकल लेवल पर भी लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा विभिन्न तरीके से मूवमेंट्स चलाए गए हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए दो लेवल पर स्टेप्स उठाए गए हैं, एक तो गवर्नमेंटल लेवल पर और दूसरा लोकल लेवल पर लोगों के द्वारा। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा है इनमें एनजीओज़ का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो लोगों को इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए अवेयर करते हैं और उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। यहाँ वन का मतलब क्या है? वन का मतलब है कि इन सभी मूवमेंट्स का एम एक ही है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना। और मैनी का मतलब ये मूवमेंट्स मैनी कॉन्टेस्ट में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ग्रुप्स या लोगों के द्वारा चलाए गए हैं। जैसे जो मूवमेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, उनका कॉन्टेस्ट अलग हो सकता है जो मूवमेंट्स इंडिया में हो रहा है उससे। मतलब इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो मूवमेंट्स चलाए गए हैं उनका इंडिया में जो मूवमेंट्स चलाए गए हैं उससे उनका कॉन्टेस्ट अलग हो सकता है। लेकिन इन सभी का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव एक ही है और वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इस तरह से जो मूवमेंट्स लोकल लेवल पर हो रहे हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट और पावरफुल सोशल मूवमेंट के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जो कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए। अब जैसे कि किसी जगह पर गवर्नमेंट मेगा डैम्स बनाने जा रही है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इस डैम से इफेक्टेड हो रहे हैं, तो वे आपस में जुड़ते चले जाते हैं और निडर होकर सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं। तो इससे सरकार पर क्या है, दबाव पड़ता है और सरकार को कई बार अपनी पॉलिसी में भी इन सब के चलते चेंज लाना पड़ा है। इस तरह के मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकल कम्युनिटीज़ या पीपल्स के द्वारा चलाए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है सफल रहे हैं। तो इस तरह से इन मूवमेंट्स को हम तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फॉरेस्ट मूवमेंट, सेकंड इज मूवमेंट अगेंस्ट माइनिंग, थर्ड इज मूवमेंट अगेंस्ट मेगा डैम्स। तो फॉरेस्ट मूवमेंट बहुत सी कंट्रीज़ में चलाया गया है, जैसे मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनमें लार्ज स्केल पर मूवमेंट्स हुए हैं। तो फॉरेस्ट मूवमेंट में जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जिन्हें ट्राइबल पॉपुलेशन कहा जाता है, उन्होंने फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए या कहेंगे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। इन्होंने इलीगल तरीके से जो पेड़ काटने के खिलाफ लोकल कम्युनिटी द्वारा आवाज़ उठाई गई है। और ये मूवमेंट्स कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्टेक होल्डर्स वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे किसी कंपनी को पेड़ काटने का राइट मिला, लेकिन इसके खिलाफ वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसने मूवमेंट शुरू कर दिया, तो इससे उस कंपनी के राइट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो जो है प्रेशर करती है गवर्नमेंट को कि वो जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उन पर ध्यान ना दें। उधर मूवमेंट कर रहे लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे कि भारत एक में उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन था, ये बड़ा एग्जाम्पल है इस बात के लिए, क्योंकि वहाँ पर टेंडर मिला था एक जो गेम्स के लिए बैट होते हैं उनको बनाने वाली एक कंपनी थी, उसको टेंडर मिला था पेड़ काटने के लिए। तो वहाँ के लोकल लोगों ने मूवमेंट किया। तो इस तरीके से इन मुद्दों पर जो पॉलिटिक्स होने लगती है। सेकेंड इज मूवमेंट अगेंस्ट माइनिंग। ये इशू तब से बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ जब से माइनिंग करने की परमिशन एमएनसीज को दी जाने लगी। ये एमएनसीज माइनिंग करके रिसोर्सेज को अपने कंट्री ले जाती है, मतलब फ़ायदा दूसरी कंट्री को हो रहा है और रिसोर्सेज का लॉस हमारा हो रहा है।
ये इश्यू ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ, क्योंकि अधिकतर डेवलप कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को अच्छे रॉ मटेरियल के सोर्स के रूप में देखती हैं, और इस माइनिंग के काम में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो और सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो नहीं किए जाते, जिस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी वजहों से लोकल लेवल पर माइनिंग के खिलाफ बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो चलाए गए। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है फिलीपींस का, जिसमें बहुत से ग्रुप्स के द्वारा एमएनसी, जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन, इसके खिलाफ मूवमेंट चलाया गया। और मज़े की बात तो ये थी कि इसका विरोध खुद इसके अपने देश ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इस कंपनी का जो विरोध था एमएनसी का, अपने ही देश ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं इस तरीके से माइनिंग के खिलाफ। नेक्स्ट इज मूवमेंट अगेंस्ट मेगा डैम्स। ठीक है, मेगा डैम्स बनाने के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए जिस तरह जगह पर डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ की कम्युनिटी को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया जाता है, जिस वजह से उस कम्युनिटी के लाइवलीहुड पर ब्रॉडली असर पड़ता है। तो इस वजह से उस कम्युनिटी के द्वारा जो है उस प्रोजेक्ट के खिलाफ मूवमेंट चलाए गए हैं। वो उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट करती हैं, जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज़। तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड ऐसे काफ़ी मूवमेंट्स हैं जो चलाए गए हैं, जिसमें फ्रैंकलिन रिवर मूवमेंट्स है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन है इंडिया का। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपकी बुक में सेकंड बुक जो है उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो काफ़ी प्रमुख रूप से रहे हैं। ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? द पॉलिटिक्स associated with the allocation of distribution of natural resources among the different countries of the world, means politics for natural resources। सिंपली हम इसे समझें तो एक कंट्री की जोग्राफिकल लोकेशन ये डिसाइड करती है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। जो मिनरल्स आपके पास हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूसरों के पास हो, और जो दूसरों के पास है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके भी पास हो। एक कंट्री जो सी के समुद्र के टच में है, वो सी का यूज ट्रेड या अदर चीज़ों के लिए कर सकती है, और एक कंट्री जो लैंडलॉक है वो सी का यूज नहीं कर सकती। तो इस तरह रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, और ये किसी कंट्री को जिस रिसोर्सेज की नीड्स है वो उनको पूरा करने के लिए उस देश से अच्छे संबंध बनाती है, या फिर उनको अपने कंट्रोल में रखती है, जिससे वो रिसोर्सेज उसको मिल जाएं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो किसी भी देश का सेंटर पॉइंट जो रहा है वो है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। हु, व्हाट्स, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कौन रिसोर्सेज को कितना कवर कैसे पाता है। ठीक है, ये सब जो है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स रही है अभी तक हिस्टोरिकली। ठीक है, अगर हम 17th सेंचुरी का कॉलोनाइजेशन का पीरियड देखें तो ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज क्यों भारत आए? ट्रेड के लिए, अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करने के लिए, और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाने के लिए, जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी उन रॉ मटेरियल्स की। इसके अलावा नेवी के लिए उनको टिम्बर चाहिए थी, तो इसके लिए वे यहाँ पर आए, और आगे चलकर उन्होंने इन कंट्रीज़ को कॉलोनी बना लिया। अफ्रीका को कॉलोनी बनाया क्योंकि उनको वहाँ से मिनरल्स चाहिए थे। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इट हैज़ बीन द सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑयल की इंपॉर्टेंस महसूस की गई।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू होता है। इसमें अपनी पावर को मजबूत करने के लिए दोनों सुपर पावर्स के द्वारा रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने की पॉलिसी अपनाई गई। इसके लिए इन सुपर पावर्स ने अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया। उन कंट्रीज़ में अपनी फेवर वाली गवर्नमेंट इंस्टॉल की जहाँ से वे रिसोर्सेज चाहिए थे उनको। जैसे कि जर्मनी का डिवाइडेशन किया गया, पोलैंड, टर्की, यूनान आदि में अपनी फेवर वाली गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई। वियतनाम का संघर्ष हम जानते हैं किस प्रकार अमेरिका ने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। हंगरी में सोवियत इंटरवेंशन, सोवियत का हस्तक्षेप। मीन्स पूरे कोल्ड वॉर का अगर हम सेंटर पॉइंट देखें तो वो है रिसोर्स, जियो पॉलिटिक्स, रिसोर्स की पॉलिटिक्स रहा है। तो इसी तरीके से इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध भी जो है तेल पर नियंत्रण के रूप में देखा जाता है कि अमेरिका ने जो इराक के ऊपर अटैक किया उसको वहाँ से ऑयल उसको जो है दिखाई दे रहा था। तो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कौन सा देश किस प्रकार दूसरे देश के रिसोर्सेस पर अपना कंट्रोल कर सकता है। तो आपके इस चैप्टर में मेजरली दो रिसोर्सेस पर डिस्कस किया गया है, एक तो ऑयल है, दूसरा है वाटर। तो ऑयल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जानी जाती हैं ऑयल के लिए, जिस वजह से वैसी एक रिसोर्स की वजह से काफ़ी रिच कंट्री हैं और ऑयल को लेकर कई वॉर अभी तक हो चुकी हैं। जैसे कि गल्फ वार के बारे में हम चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं। गल्फ रीजन में टोटल वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन का 30% आता है। अकेले सऊदी अरब के पास ही टोटल प्लानेट का 1/4 ऑयल मौजूद है और वो एक सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। कौन? सऊदी अरब। इसके बाद ईरान जो है वो दूसरे नंबर पर है ऑयल के प्रोडक्शन के लिए। सेकंड रिसोर्स इज वाटर। देखिए, कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए होगा। फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। पानी के लिए डिस्प्यूशन सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पर भी है। जैसे भारत में कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। इसके अलावा स्टेट्स के बीच में ही आए दिन पानी को लेकर मतभेद सामने आते रहते हैं। इसके अलावा डाउन स्ट्रीम स्टेट्स, अप स्ट्रीम स्टेट्स के बीच भी डिस्प्यूशन देखे गए हैं। देखिए, डाउन स्ट्रीम स्टेट्स कौन सा होता है? नदी जैसे ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है, तो ऊपर वाला स्टेट जहाँ से पानी फ्लो होकर आ रहा है वो होगा अप स्ट्रीम स्टेट, और नीचे वाला स्टेट जिस ओर पानी फ्लो हो रहा है वो होगा डाउन स्ट्रीम स्टेट। तो मान लीजिए ऊपर वाले स्टेट ने डैम बना दिया तो नीचे वाले स्टेट को पानी जो है वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार स्टेट के बीच में डिस्प्यूशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज बिटवीन इजराइल, जॉर्डन एंड सीरिया इन 1950 एंड 1960s के डिकेड का है। एंड सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टर्की, सीरिया एंड इराक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। देखिए, इन तीनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है यूफ्रेट्स रिवर पर डैम्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो ये कुछ डिस्प्यूशन है जो वाटर के ऊपर हैं और ये माना जा रहा है कि पानी की जो समस्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, अब थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो पानी के लिए हो सकता है। तो ये पानी जो है बड़ा मेजर प्रॉब्लम, बड़ा मेजर इशू जो है वो बनता जा रहा है। इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। ठीक है, इंडिजीनियस पीपल्स की यूएन द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है तो किस तरीके से डिफाइन की गई है, वो क्या कहता है? इंडिजीनियस पॉपुलेशन एज कंप्राइजिंग द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल्स who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them. Means
जो लोग उस जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, मतलब शुरू से ही जो लोग वहाँ रहते थे और जब बाहर से लोग नहीं आए थे। जैसे अफ्रीका के लोग वहाँ के जंगलों में रहते थे और वे उस लैंड पर तब से रहते थे जब बाहर से लोग नहीं आए थे और उन्होंने उस लैंड को ऑक्यूपाई नहीं किया था। जो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने उसको ऑक्यूपाई नहीं किया था, वो तब से रहते थे, सबसे जो पुराने टाइम से। तो इस तरह की पॉपुलेशन को इंडिजीनियस पॉपुलेशन माना जाता है। ऐसे करीब 30 करोड़ इंडिजीनियस पीपल्स हैं ओवर द वर्ल्ड, जैसे जिसमें जो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये मेन एरियाज़ हैं जो इंडिजीनियस पीपल्स को जहाँ पर लोग ये रहते हैं। लॉस ऑफ लैंड। देखिए, जो भी इंडिजीनियस पीपल जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, डिजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, जिस एरिया में भी वो रहते हैं, वे इस एरिया को उस एरिया पर अपना राइट मानते हैं, क्योंकि वे वहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं, क्योंकि वे इस एरिया पर ही डिपेंडेंट है। उनकी आजीविका का जो साधन है वो वही क्षेत्र है उनके लिए, खाने पीने के, रहने के लिए सभी तरीके से उस क्षेत्र पर डिपेंड रहते हैं। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने लैंड पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने माना कि इन क्षेत्रों पर भी जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं उनका अधिकार नहीं होगा, बल्कि इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जैसे भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फॉरेस्ट के लिए लॉज बनाए, फॉरेस्ट को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना। तो इस तरीके से इन ट्राइबल पॉपुलेशन को अपनी लैंड के अधिकार से हाथ धोना पड़ा। इस सब के बारे में आप 8th 9th में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में था। इसके अलावा डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ साथ फॉरेस्ट कटने के कारण फॉरेस्ट जो काटे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो इसकी वजह से भी इन्हें अपने लैंड से के अधिकार से हाथ धोना पड़ा। इसकी वजह से ये डिस्प्लेस होते गए और डिस्प्लेस होने की वजह से इनकी लाइफ डिस्ट्रक्टेड होती गई। तो इन सब कारणों से इन्होंने मूवमेंट चलाई अपनी लैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए। इन लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए। भारत में इंडिजीनियस पीपल्स को शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है। शेड्यूल ट्राइब वर्ड का उल्लेख हमारे संविधान में है और इसके लिए कई प्रकार के राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इनको दिए गए हैं। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन भारत की टोटल पॉपुलेशन का 8% है। इंडिजीनियस पीपल्स के राइट्स को इंटरनेशनल के अलावा नेशनल और रीजनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा 1975 में वर्ल्ड के कुछ इंडिजीनियस लीडर्स आपस में मिले और उन्होंने मिलकर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स को इस्टेब्लिश किया 1975 में। और ये जो काउंसिल है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ये वर्ल्ड के टॉप जो 11 NGO हैं इंडिजीनियस पीपल्स के, उनमें से ये पहली संस्था बनी जिसका काम UN में इंडिजीनियस पॉपुलेशन को लेकर कंसल्टेशन का काम इसको करना था। मतलब UN के लिए कंसल्टेशन वाली एक जो है संस्था बनी है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, जिसमें ऐसे रूल्स लॉज बनाने की बात हो रही है जिसमें ये अपने राइट्स, प्रॉपर्टी, लैंड, कल्चर को सेफ रख सकें। कौन? इंडिजीनियस पीपल्स। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।